दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता। एक ऐसा शख्स सीरियल किलिंग कर रहा हो जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी हो। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन, जिसने अपनी क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामक एक छोटे से टाउन में जहां सिर्फ 30,000 लोग रहते हैं, वहां पर 23 सालों तक वह सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद भी किसी को डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन पर डाउट नहीं हुआ और शायद कभी होता भी नहीं अगर वह एक छोटी सी गलती न करता। आइए जानते हैं लोगों को मारने की वजह क्या थी, क्यों वह 23 सालों तक पकड़ा नहीं गया और पुलिस को ऐसा कौन सा सुराग मिला जिसने 23 सालों से चल रहे सीरियल किलिंग को एक ही झटके में एक्सपोज करके रख दिया। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में, जहां की पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 थी, अपनी क्लिनिक ऑपरेट करता था। इस 30,000 की पॉपुलेशन में 3,000 लोग डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट थे। ये डॉक्टर ज्यादातर ऐसे पेशेंट को टारगेट करता था जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी न हो। डॉक्टर शिपमैन उन पेशेंट को स्पेशल ट्रीट करता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी देता था, वो भी उनके घर पर जाकर। धीरे धीरे उसके पेशेंट डॉक्टर शिपमैन पर इतना विश्वास करने लग गए कि वह उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए मन की सारी बातें डॉक्टर को बताने लगे। डॉक्टर शिपमैन भी उनकी बातें सुनता, उनको एहसास दिलाता कि भले ही वो अकेले हों लेकिन डॉक्टर शिपमैन हर वक्त उसके साथ है। यहां तक कि कुछ पेशेंट्स डॉक्टर शिपमैन पर इतना भरोसा करने लगे कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी डॉक्टर को दे रखी थी। अपने इसी बिहेवियर की वजह से डॉक्टर हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर सिर्फ अपने अच्छे बिहेवियर और बातों से बूढ़ों का इलाज कर सकता है और डॉक्टर इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए बातों बातों में उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितनी दौलत और कितनी जायदाद है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहां कहां रहते हैं। डॉक्टर जब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता तो वह अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब चूंकि वह पेशेंट पहले ही 80 साल से ज्यादा के होते थे तो उनकी मौत पर किसी को शक नहीं होता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर का पकड़ा जाना तो दूर की बात है, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ जब तक कि वह खुद गलती नहीं कर बैठा। वैसे डॉक्टर शिपमैन अपने कैरियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटेफ्रैक्ट से की थी, जहां वह एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में पोंटेफ्रैक्ट को छोड़कर टोडमोडेन चला गया और वहां पर अब्राहम और मरोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर काम करने लगा। यहां कुछ पेशेंट्स को पैथेडिन नाम की मेडिसिन ज्यादा क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया। एक्चुअली पैथेडिन है तो एक एनाल्जेसिक, मतलब पेन कम करने की मेडिसिन, लेकिन इसमें पेन कम करने की प्रॉपर्टी से ज्यादा सेडेशन की प्रॉपर्टी है। यही वजह है कि आज भी यूके के 84.4% मैटरनिटी यूनिट में पैथेडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर शिपमैन को खुद पैथेडिन के नशे की आदत थी। वो खुद इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को अच्छे से समझता था और इसी वजह से वह जानबूझकर अपने पेशेंट्स को यह मेडिसिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब करता जाता था, जबकि उन पेशेंट्स को इस मेडिसिन की जरूरत भी नहीं होती थी। इससे होता यह था कि पेशेंट को जब इस मेडिसिन की इंजेक्शन लगाई जाती थी तो सेडेशन की वजह से पेशेंट को अच्छी फीलिंग आती थी, उनको नींद अच्छी आती थी, जबकि लिटरली वह नशा कर रहे थे। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट न चाहते हुए भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमैन को निकाल दिया और बात लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन शिपमैन ने 600 पाउंड की फाइन देकर खुद को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपॉइंट करवा लिया, जिसकी वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। रिहेबिलिटेशन सेंटर में कुछ वक्त गुजारने के बाद जब सारे लोग उसे भूल गए तो वह 1977 में हाइड आ गया, जहां वो डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिस करने लगा। 1980 तक वो जनरल प्रैक्टिस करता रहा और इस बीच ना उसने खुद का नशा छोड़ा और ना ही बूढ़े पेशेंट्स का मर्डर। लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1993 में काफी ज्यादा बढ़ गई जब हाइड में ही उसने अपनी खुद की एक क्लिनिक खोली। प्रैक्टिस करने का तरीका वही पुराना था, सो डॉक्टर ने जल्दी ही अपने नाम को फेमस बना लिया। अगले कई सालों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर पर शक नहीं हुआ। लेकिन मार्च 1998 के दौरान ब्रुक सर्जरी की डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के मरीजों के हाई डेथ रेट को लेकर आवाज उठाई। एक्चुअली शिपमैन के जितने भी मरीजों की मौत हुई थी उनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। उनका कहना था कि शिपमैन, जो कि एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, उसके पास पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रुक सर्जरी, जिसके पास शिपमैन की
क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट की मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तो की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे शिपमैन को गिरफ्तार किया जा सके। जब तक यह जांच बंद हुई तब तक डॉक्टर ने 3 और मरीजों की जान ले ली थी। यह डाउट तब और बढ़ गया जब यह मालूम पड़ा कि डॉक्टर शिपमैन के अंडर ट्रीटमेंट करा रहे 16 के 16 पेशेंट की मौत के बाद उनको दफनाया नहीं बल्कि जलाया गया था। जबकि क्रिश्चियन लोग मरने के बाद दफनाते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग जलाने का फैसला लेते हैं। डॉक्टर लिंडा ने अपने डाउट को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट किया और उसे मैनचेस्टर के कोरोनर को भेज दिया, जिसमें डिटेल्स के साथ यह भी लिखा था कि डॉक्टर शिपमैन के इन 16 पेशेंट्स में ज्यादा बूढ़ी औरतें थी जो अपने घर में ही मरी हुई पाई गई, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इनमें से ज्यादातर पेशेंट की मौत के वक्त डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर मौजूद थे। डॉक्टर लिंडा के अकॉर्डिंग ज्यादातर पेशेंट की मौत बेड पर होती है, लेकिन डॉक्टर शिपमैन के पेशेंट की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पर बैठे बैठे हो रही थी, वो भी अच्छे कपड़ों में। और दूसरा, उस वक्त या तो डॉक्टर शिपमैन उनके घर पर ही मौजूद थे या फिर सबसे पहले वही घर में गए और पेशेंट का डेड बॉडी मिला, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट की बेसिस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के पेशेंट मर जाया करते थे तो वह खुद ही फॉर्म बी पर साइन करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म होता है जो मरीज का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वह मरीज की डेथ का कॉज लिखता है। साथ ही फॉर्म सी, जिसे किसी दूसरे डॉक्टर को साइन करना पड़ता है, उसे भी ज्यादातर केसेस में वही डॉक्टर साइन करते थे जो डॉक्टर शिपमैन के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसी वजह से उस पर किसी का शक नहीं होता था। इसी तरह शिपमैन अपने पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखकर उन्हें आराम से क्रेमेशन के लिए भेज देता था और किसी को कुछ भी शक नहीं होता था। इसी प्रोसेस के वजह से कई डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गई और यही वजह थी कि शिपमैन अपने इस क्राइम को आसानी से छुपा पाया। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइड की 81 इयर्स की फॉर्मर मेयर कैथरीन बनी, जो 24 जून 1998 को अपने ही घर में मरी हुई पाई गई, और वहां पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वह आखिरी शख्स था जिसने कैथरीन को लास्ट टाइम जिंदा देखा था। उसने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथरीन की बेटी एंजेला वुडरफ खुद एक वकील थी। उनको अपनी मां की इस तरह के अचानक मौत पर तब शक हुआ जब उनको अपनी मां की एक वसीयत मिली, जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर के नाम लिखा था। वैसे डॉक्टर शिपमैन उस फैमिली के काफी क्लोज थे, सो वसीयत में उनको घर मिलना बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एंजेला को डाउट तब हुआ जब वसीयत में डॉक्टर के नाम सिर्फ एक ही घर था, दूसरे का नामो निशान नहीं था, जबकि उनकी मां के पास 2 घर थे। एंजेला इस बात से यह समझ गई कि यह वसीयत किसी ऐसे शख्स ने लिखी है जिनको दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं है। एंजेला वुडरफ पुलिस के पास गई, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथरीन ग्रंडी की बॉडी को कब्र खोदकर निकाला गया और ऑटोप्सी के लिए भेजा गया। ऑटोप्सी से पता चला कि उनकी बॉडी में डायमॉर्फिन यानी कि हेरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमैन से पूछा तो उनका कहना था कि ग्रंडी हेरोइन का नशा करती थी और यह बात उन्होंने उनके इलाज के पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमैन ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्री करना शुरू की थी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट एडिट डेट ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। पुलिस ने जब उस कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो पता चला कि ये एंट्री कैथरीन के डेथ के बाद की है। पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसका इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। ये वही टाइपराइटर है। इसका पता ऐसे चला कि शिपमैन के टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स ग्रंडी के वसीयत में भी मिसिंग थे। इस बेसिस पर 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन को अरेस्ट कर लिया। जब यह बात सामने आई तो कुछ और लोगों ने आवाज उठाई और अपने उस फैमिली के डेथ की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहने लगे जो डॉक्टर शिपमैन के कंसल्टेशन में मरे थे। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स को भी इन्वेस्टिगेट किया जो कुछ समय पहले ही शिपमैन के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया जिसमें पेशेंट को डायमॉर्फिन का जानलेवा डोज दिया गया था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में वह खुद साइन करता और मौत की वजह ओल्ड एज लिखता था। क्रेमेशन की सलाह भी शिपमैन खुद ही देता था ताकि जलने के बाद सारे सबूत मिट जाएं।
सिपमैन इंक्वायरी के दौरान उन सब पेशेंट्स के केसेस को दोबारा से देखा गया जो उसके ट्रीटमेंट के दौरान मरे थे। इंक्वायरी टीम ने उन सब डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट किया जो सिपमैन ने हैंडल किए थे। इसके अलावा उन लोगों की फैमिली से भी इंटरव्यू किया गया जिनके रिलेटिव सिपमैन के पेशेंट थे। कुछ बॉडीज को वापस निकालकर उनका फोरेंसिक पोस्टमार्टम भी किया गया। यह प्रोसेस बहुत डिटेल था और इस दौरान यह मालूम हुआ कि सिपमैन ने 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट्स का मर्डर किया है। ये तो एक कंफर्म नंबर है, लेकिन कई केसेस में सबूत की कमी की वजह से उसको कंफर्म नहीं किया गया। एक रफ आइडिया है कि यह नंबर 260 तक भी हो सकता है। कोर्ट ने 15 मौत के जुर्म में सिपमैन को 15 टाइम मौत की सजा सुनाई, मतलब उसे मौत होने तक कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने 13 जनवरी 2004 के दिन जेल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने कंफर्म किया कि डॉक्टर ने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 लोगों का मर्डर किया था, और यह बात सिपमैन ने उसे खुद बताई थी। लेकिन सिपमैन के इतने ज्यादा मर्डर करने की एक्चुअल रीजन आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग सिपमैन की मां की मौत का असर भी समझते हैं, क्योंकि उसकी मां जो कि कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद सिपमैन अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।